हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है एसिमिलेशन। और ये एसिमिलेशन जो है वो डिफ्रेंशिएशन के जस्ट उल्टा है। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन ऑफ मैग्मा कवर कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि एसिमिलेशन होता क्या है। A magma, while rising up towards the Earth's surface, can engulf fragments of country rocks through which it passes. कहने का मतलब है कि मैग्मा जब अर्थ सरफेस की ओर मूव करता है तो जिस रास्ते से वो जाता है ऊपर की ओर, अगर वहाँ पे कोई कंट्री रॉक है, यानी कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के रॉक मिलते हैं, तो उसके फ्रेगमेंट्स को वो क्या करता है, निगल लेता है, इनगल्फ कर लेता है। ठीक है। If these fragments are digested by the magma, the process is called assimilation. और अगर मैग्मा उन सारे फ्रेगमेंट्स को खुद में डाइजेस्ट कर लेता है, मिला लेता है ना, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है। यहाँ पे आप अंतर समझ पाए होंगे एसिमिलेशन और डिफ्रेंशिएशन का, कि इसमें क्या होता है कि मैग्मा अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है जो भी इसमें रास्ते में जितने भी फ्रेगमेंट्स आते हैं उसको। और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था कि मैग्मा अलग अलग भागों में स्प्लिट कर देता था, है ना। अब है हमारा ज़ेनोलिथ। इफ दे आर नॉट डाइजेस्टेड they remain entrapped within the mass of the crystallized magma, and such entrapped fragments of country rocks are called xenoliths. तो कुछ फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैग्मा के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, है ना। जो रिमेन बच जाता है, जो मैग्मा डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो उसी हम क्या कहते हैं, उस तरह के उसको हम क्या कहते हैं, उस तरह के कंट्री रॉक्स को क्या कहते हैं, उस तरह के फ्रेगमेंट ऑफ कंट्री रॉक्स क्या कहते हैं, ज़ेनोलिथ। ठीक है। देखिए क्या होता है, बता देती हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से आपका मैग्मा जो है बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके कई तरह के कंट्री रॉक्स होंगे। जब यहाँ से बाहर जा रहा है तो यहाँ के जो कंट्री रॉक्स हैं यहाँ के, तो इसके फ्रेगमेंट्स टूट करके क्या होते हैं, मैग्मा में मिल लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते और वहाँ रिमेन की तरफ बच जाते हैं ना, बच जाते हैं। तो इससे हम क्या कहेंगे, जो बचे हुए पार्ट है उसको ज़ेनोलिथ बोलेंगे। ठीक है। अब उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। एसिमिलेशन में रिगार्डेड एज रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी ये डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उसका अपोजिट प्रोसेस है ना। एसिमिलेशन ऑल्सो प्रोड्यूस वेरिएशन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक। और एसिमिलेशन की वजह से क्या होता है, रॉक की जो भी कॉम्पोजिशन है उसके क्या होते हैं, वेरिएशंस आने लगते हैं। वेरिएशंस क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए मैग्मा का जो था, है ना, जैसे मैग्मा है यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से मैग्मा का तो अपना कुछ कॉम्पोजिशन होगा, और यहाँ पे जो रॉक थे इनका कुछ अपना कॉम्पोजिशन था। जब ये रॉक टूट करके इसमें मिलता है, इसमें मिल रहा है, तो इसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। ठीक है। उसे यहाँ पे बताया गया है। Igneous rock containing partially digested xenoliths is called hybrid rocks. तो कुछ जेनोलिथ क्या होते हैं, वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी आधा जो है वो मिल जाते हैं मैग्मा में और आधा रिमेन की तरह से बच जाते हैं। तो जो डाइजेस्ट हो जाते हैं पार्शियली, उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड रॉक्स। ठीक है। जो पार्शियली डाइजेस्ट हो जा रहे हैं जेनोलिथ, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड रॉक्स। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन रॉक मैटर बाय मैग्मा अकर्स इन 3 वेज। फॉरेन रॉक मतलब कोई भी बाहर का दूसरा रॉक जब मैग्मा में मिलता है तो वो 3 तरीके से मिलता है। ठीक है। पहला है मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन विदाउट केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है, पहला में मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। यानी कि जो रॉक है, ये वाला फिगर समझ लीजिए, जैसे कि ये जो रॉक है ना,
वो इस पर मिल तो रहे हैं, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, रिएक्शन नहीं कर रहा है। मतलब देखिए इस फिगर से आप समझ लीजिए, मान लीजिए इसमें ये इसमें मिल रहा है ना, रॉक टूट के इसमें मिल रहे हैं, तो ये मैकेनिकल तरीके से हो रहा है, पर इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो यह है पहला तरीका। अब हम देख लेते हैं दूसरा तरीका। फिर सेकंड है हम लोग का रिएक्शन इन्वॉल्विंग पार्शियल सॉल्यूशन ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड मैटर एंड द प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्विंग द रिप्लेसमेंट ऑफ वन सॉलिड फेज बाय अनदर। तो इसमें जो मैग्मा जो है वो कंट्री रॉक्स को क्या करते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हाइब्रिड रॉक्स में होते हैं कि उसमें पार्शियली डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। फिर थर्ड है टोटल डिसोल्यूशन इन्वॉल्विंग टोटल डिसअपीयरेंस ऑफ द सॉलिड फेज, यानी कि जो मैग्मा के रास्ते में जो भी कंट्री रॉक आते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, जो वो तो पहले सॉलिड होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं पूरी तरह से मैग्मा में घुल जाते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है सॉल्यूशन में वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिमिलेशन, यानी एसिमिलेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। पहला है टेम्परेचर ऑफ द मैग्मा एट द टाइम ऑफ इंट्रूजन, यानी कि मैग्मा का टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, इंट्रूजन के समय पे। क्योंकि अगर मैग्मा का टेम्परेचर जो है वो कंट्री रॉक्स का जो रेजिस्टेंस पावर है, मीन्स रेजिस्टेंस जो उसका टेम्परेचर है उससे ज़्यादा रहेगा, तभी तो वह मैग्मा आप उसको डाइजेस्ट कर पाएगा ना। अगर कंट्री रॉक्स जो है अगर उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है मैग्मा से, तो वो उसे अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है सेकंड है हम लोग का प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटेबल डिग्री ऑफ हीट, यानी कि ये हम लोग का इंक्लूजन के स्टेज को बताता है। स्टेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है, क्योंकि जितना स्टेज उसका मतलब फर्स्ट जो स्टेज रहेगा उस पर क्या होगा उतना ज़्यादा उसका हीट रहेगा, टेम्परेचर उसका उतना ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे लास्ट स्टेज पहुँचते पहुँचते उसका जो हीट है वो भी कम होने लगता है, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पोजिशन ऑफ इंक्लूजन। तो इंक्लूजन का कॉम्पोजिशन भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि मैग्मा का जो कॉम्पोजिशन है वो तो डिफरेंट होता है। जैसे मैग्मा यहाँ से जब बाहर निकल रहा है उसका कॉम्पोजिशन तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जो भी रॉक्स रहते हैं उसको जब वो अपने आप में घुल लेता है, यानी से मिला लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है चेंज हो जाता है। ये है, ठीक है। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल इन मैग्मा, यानी मैग्मा में जो भी वोलेटाइल्स होते हैं, वोलेटाइल यानी वाष्पशील पदार्थ जो भी होते हैं उस पर भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद है कंडीशन विच फैसिलिटेट और रिटार्ड द एस्केप ऑफ वोलेटाइल इनटू द सराउंडिंग रॉक्स, और इस पर भी डिपेंड करता है कि जो सराउंडिंग रॉक है आपका, जैसे यहाँ से मैग्मा निकल रहा है तो ये जो वोलेटाइल है वो इधर पेनिट्रेट कर जाते हैं सराउंडिंग रॉक्स की ओर, ठीक है। उस पर भी आपका एसिमिलेशन जो है वो डिपेंड करता है। अब हम आ जाते हैं एसिमिलेशन के इफ़ेक्ट पे। इफ़ेक्ट ऑफ एसिमिलेशन, इट इफ़ेक्ट द क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टलाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, कि कितना कब क्रिस्टल होगा, किसी चीज़ का क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा, उस पर बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। फिर है एसिमिलेशन इफ़ेक्ट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द कॉम्पोजिशन इफ़ेक्ट, यानी कॉम्पोजिशन में चेंज होता है ना। अभी मैंने बताया कि कॉम्पोजिशन में चेंज इसलिए होता है क्योंकि वो अपने अंदर क्या करता है, जितने भी कंट्री रॉक्स होते हैं उसको इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर निगल लेता है या डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। इट इफेक्ट प्रोसेस ऑफ पेस्ट फॉर्मेशन, माइग्रेशन, इवोल्यूशन एंड कंसोलिडेशन। इसके पेस्ट फॉर्मेशन पे भी, और माइग्रेशन मतलब माइग्रेट होना है ना, इधर से उधर जाना, या फिर इवोल्यूशन उसके चेंजेस, मतलब जो पहले शुरू से जो रहता है और बाद में जो बन जाता है ना, उस पर भी उसका इवोल्यूशन जो होता है उस पर होता है चेंज, और उस कंसोलिडेशन पे, ये सारे चीज़ पे एसिमिलेशन की वजह से क्या होता है इफ़ेक्ट होता है, ठीक है।
यानी कि शुरू में एवोल्यूशन मतलब कि शुरू में कुछ और उसका नेचर होगा और बाद में उसका जो कंपोजिशन होता है वो चेंज होते जाता है। ये सब किसकी वजह से होता है? एसिमिलेशन की वजह से होता है। ठीक है। Assimilation effect not only can change the composition of magma and the magma cooling, crystallization promote the differentiation. Assimilation की वजह से सिर्फ composition मैग्मा composition में ही चेंज नहीं होता है, बल्कि मैग्मा का कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ये उसके डिफ्रेंशिएशन को भी क्या करता है? प्रमोट करता है। एसिमिलेशन इफेक्ट मेनली अकर्स इन ग्रेनाइट इंट्रूसिव रॉक। एसिमिलेशन जो है वो ज़्यादातर किस में देखा जाता है? ग्रेनाइट इंट्रूसिव। इंट्रूसिव यानी जो भी आपके धरातल में सतह पृथ्वी का अर्थ सरफेस के नीचे जो पाया जाता है, वो ग्रेनाइट रॉक पे भी एसिमिलेशन का आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये था आपका एसिमिलेशन। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।